हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए कहानी चीख का अगला भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में आपने सुना कि मयंक नाम का एक युवक अपने ऑफिस से घर लौट रहा होता है जब उसे बस में एक पर्स मिलता है। वो किसी अनामिका नाम की लड़की का होता है। मयंक एक दिलफेक किस्म का व्यक्ति है। वो अगले दिन पर्स पहुंचाने जाता है तो पाता है कि अनामिका एक बहुत ही आकर्षक युवती है जो कि अपनी दादी के साथ रहती थी। उसकी दादी जरूर थोड़ी अजीब थी। अनामिका उसे चाय भी पिलाती है। फिर मयंक वापस लौट आता है। उधर हम देखते हैं कि अनामिका की दादी मयंक के छोड़े हुए जूठे चाय के कप पर कुछ तंत्र प्रयोग करती है। इधर मयंक के साथ अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं होने लगती है। साथ ही उसे एक घायल लड़की का प्रेत दिखता है जो चीख रहा होता है। 3 दिन सदमे में बीतते हैं और तीसरे दिन मयंक के अपार्टमेंट के लोग ये देखकर बौखला जाते हैं कि वो पागलों की तरह लिफ्ट की दीवार पर सर पटक रहा होता है। जब उसका दोस्त विवेक वहां पहुंचता है और उसे अस्पताल पहुंचाता है, अस्पताल में ही उनका एक सहकर्मी पूरब कहता है कि ये उस पर किसी ने काला जादू किया है और इसी बात पर उसकी विवेक से बहस भी होती है। ऑफिस के बाद पूरब और कोमल एक कॉफी शॉप में बैठे होते हैं जब वही रहस्यमयी लड़की अनामिका पूरब का जूठा कप चुरा लेती है। पूरब भी अगले दिन ऑफिस नहीं आता और जब उसकी तलाश में विवेक उसके घर पहुंचता है तो पाता है कि उसका दिमाग भी चल गया है और वो कांच चबाए जा रहा है। वहीं उसका सामना उस भयंकर प्रेत से भी होता है। 2 दिन बाद पूरब भी मर जाता है और विवेक इस सारे मामले की छानबीन करने की सोचता है। वो अनामिका तक पहुंच जाता है और उसका पीछा कर समझ जाता है कि वो जानबूझकर अपने पर्स यहाँ वहां प्लांट किया करती है। अब आगे वही अंधेरा भयानक कमरा। बुढ़िया तनकर बैठी हुई कुछ मंत्र बुदबुदाए जा रही थी। सामने कीलों से ठुके गोल घेरे में एक मृत जानवर पड़ा हुआ था। वही सारी प्रक्रियाएं एक बार फिर से दोहराई जा रही थी। अनामिका वहीं दीवार से लगकर खड़ी थी और हमेशा की तरह थोड़ी असहज ही लग रही थी। उसका बस चलता तो दीवार में ही घुसकर वहां से गायब भी हो जाती। उसकी नजरें एक कांच के गिलास पर टिकी हुई थी। उसने याद किया आज दोपहर की ही तो घटना थी वो, जब वो लड़का आया था उसका गुमा हुआ पर्स पहुंचाने। हर रोज जाने कितने ही पर्स वो कहाँ कहाँ प्लांट करती है। कुछ तो गुमे ही रहते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं। उसने फिर उस गिलास को घूरा जो कि बाकी के सामानों के साथ बुढ़िया के पास ही रखा हुआ था। उसने फिर याद किया कितनी विनम्रता से उस लड़के ने पूछा था, 1 गिलास पानी मिलेगा, और उसका काम आसान कर गया था, वरना उसे उससे चाय के लिए पूछना पड़ता। कॉलेज का स्टूडेंट था वो, शायद मेडिकल का। लड़का बुरा नहीं था। अरे याद आया, ये चाय के कप भी तो खत्म हो रहे हैं और लाने पड़ेंगे। और उसकी सोच को विराम लगा जब बुढ़िया ने वो कांच का गिलास तोड़ दिया था। बेचारा। अनामिका उन टूटे कांच के गिलास को देखती हुई धीरे से बुदबुदाई। वो एक लिफ्ट के बाहर खड़ा था, शायद उसके ऑफिस की लिफ्ट थी वो। उसे ऊपर अपने ऑफिस में जाना था। वो बहुत देर से बटन दबाए जा रहा था पर लिफ्ट थी कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और कुछ देर बाद वो खुल गई और उसमें कोई था जो सीधा उसे ही देख रहा था। अरे मयंक, तू लिफ्ट में क्यों बंद है? उसने पूछा, पर मयंक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नींद में लग रहा था, बस खामोशी से उसे घूरता रहा। और अगले ही पल उसके पीछे प्रकट हुआ वही खौफनाक साया, उस लड़की का प्रेत। अपने आधे चेहरे पर वही नफरत लिए उसे घूरने लगा। वो चिल्लाना चाहता था, मयंक को सावधान करना चाहता था कि उसके पीछे कोई है, पर आवाज तो निकली ही नहीं। और फिर उस लड़की का निचला होठ खुलता गया नीचे की तरफ। ऊपरी होठ तो अजीब तरीके से गाल से चिपका हुआ था। उसकी दाईं आंख का वो खाली कोटर भी उसे खुद को घूरता हुआ महसूस हो रहा था। और फिर एक झटके से उसने मयंक के सर के पीछे के बाल अपनी मुट्ठी में दबोच लिए और चीखते हुए पूरी ताकत से उसका सर लिफ्ट की दीवार पर पटकने लगी। धाड़ धाड़ धाड़। नहीं मयंक! विवेक चीखता हुआ उठ बैठा। कुछ देर वो अपनी हदस में ही रहा, फिर उसने अपने चारों तरफ देखा। ओह, ये तो सपना था। वो उस वक्त अपने लिविंग रूम में टीवी के सामने
सोफे पर पड़ा हुआ था। हाँ, यही तो सो गया था पिछली रात। क्या भैया, कभी तो ऐसा हो कि किसी लड़की का नाम लेकर भी उठो। मयंक, ये क्या बात हुई? उसके लिए चाय का कप लाता वरुण मजाक में बोला। विवेक ने जैसे सुना ही नहीं, वो जैसे अब भी अपने सपने में ही कहीं भटक रहा था। कितनी भयानक थी वो लड़की, कौन थी वो? और वरुण, हाँ भैया, तू कॉलेज से सीधे घर ही आता है ना? ये आप क्या पूछ रहे हो? वरुण आंखें सिकोड़ता हुआ बोला। इतने स्ट्रिक्ट तो पापा भी नहीं है। कुछ पूछा है मैंने, विवेक फिर कठोर स्वर में बोला। वो सच में वरुण पर एक पिता जैसी नजरें ही रखता था और बेहद अनुशासित था। हाँ, यूजुअली तो घर ही आता हूँ, वरुण धीरे से बोला। घर ही आया कर, और सुन इधर आ। वरुण गया और अपने बड़े भाई के सामने बैठ गया। आजकल अपने शहर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये कुछ लड़कियों का गैंग एक्टिव है, विवेक अटकते हुए बोला। गैंग? कैसा गैंग? ये लोग ना पब्लिक प्लेसेस पर कुछ भी प्लांट कर देते हैं, ज्यादातर तो लेडीज पर्स, ताकि कोई ठरक का मारा उसे उठाए और पर्स में पड़े कार्ड के पते पर पहुंच जाए। फिर वो लड़कियां उसे फंसाने लगती है। फंसाने? पर कैसे? वरुण आश्चर्य से बोला। वही तो पता करना है, विवेक खुद में भुनभुनाया। क्या क्या कहा? कुछ नहीं, बस इतना समझ ले कि आइंदा किसी भी लावारिस पर्स को हाथ नहीं लगाना, समझा? ओके भैया। फिर विवेक ने वो किया जो वह अक्सर होली दिवाली ही किया करता था, प्यार से अपने भाई के सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। वो एक बार फिर अनामिका के घर के सामने खड़ा था। वो अनिश्चितता से सोच रहा था कि क्या किया जाए। क्या वो पर्स पहुंचाने अंदर जाए? अनामिका ने जो पर्स सिनेमा हॉल की सीट पर छोड़ा था वो उस समय उसके पास था, पर वो थोड़ा घबरा भी रहा था। यार, ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ? कहीं मयंक और पूरब के साथ जो कुछ भी हुआ उसका इस अनामिका से कोई लेना देना हो ही नहीं तो? सोचता हुआ वो आगे बढ़ा, फिर ठिठक गया। और अगर लेना देना हुआ तो? क्या करूं? वो भी सोच ही रहा था जब अनामिका घर से निकली और चल दी। विवेक उसके पीछे लग गया। वो एक कैफे था, थोड़ा फूफा वाला, क्योंकि पास ही एक कॉलेज भी था, तो उस कैफे में वहाँ के लड़के लड़कियों की काफ़ी भीड़ रहती थी। विवेक ने देखा कि एक कोने वाली टेबल पर वो एक बार फिर अकेली बैठी थी। उसने एक कैपुचिनो का ऑर्डर किया और ऐसा जताने लगी जैसे किसी का वेट कर रही हो। वो बार बार घड़ी देखने का ड्रामा करती और मेज ठकठकाने लगती। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? एक सुरीली आवाज आई। विवेक ने देखा सामने एक लड़की खड़ी थी। उस कैफे का उस समय का 3/4 का हिस्सा खाली था, पर उस लड़की को वहीं बैठना था। होगी कोई जिसका बॉयफ्रेंड उस दिन समय नहीं निकाल पाया होगा। विवेक ने अनमने भाव से सर हिला दिया और वो सामने बैठ गई। वो इस तरह शर्मा रही थी मानो विवेक ने सामने बैठने को न कहा हो बल्कि प्रपोज ही कर दिया हो। उसकी नज़रें अनामिका पर टिकी रही। सामने बैठी लड़की ने भी ये महसूस कर लिया। विवेक के इस तरह उसे घूरने का उसने कुछ और ही मतलब निकाला और थोड़ी उदास मन से वहाँ से चली गई। विवेक ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कुछ देर बाद अनामिका भी उठी और वहाँ से चली गई। उसके दरवाजे से निकलते ही विवेक झपट कर उसकी टेबल पर पहुँचा। उसकी कुर्सी पर एक छोटा सा पर्स पड़ा हुआ था। नहीं, ये संयोग नहीं। उसने दांत पीसते हुए वो पर्स वहाँ से उठा लिया, फिर जल्दी से बाहर निकला। अनामिका उसे दिख गई, जो कुछ दूर पर पैदल चली जा रही थी। विवेक ने फिर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उस दिन उसने 3 और अलग अलग जगहों पर वो सारे पर्स प्लांट किए। उन सारे पर्सों को विवेक ने सावधानी से उठा लिया। इतना तो तय था कि आज उसने 4 संभावित शिकारों को उस अनजान खतरे से बचा लिया था। वो अब वापस घर आ रहा था। उसने आखिरी बार जहां अनामिका से विदा ली थी वहां उसने कोई पर्स नहीं छोड़ा था। 2 दिन बाद जब एक सुबह वो सोकर उठा तो पाया वरुण अपनी बालकनी में बैठा था और बहुत गंभीर लग रहा था। क्या हुआ? चाय नहीं बनाई आज? किचन में रखी है भैया, उसने अखबार पर झुके झुके ही जवाब दिया। तुझे क्या हुआ? विवेक ने पूछा। आपको नहीं पता? अरे हाँ, कल आप लेट आए थे ना तो मैं बता नहीं पाया। ये हमारा एक सीनियर है, वरुण अखबार की एक खबर पर उंगली रखता हुआ बोला। विवेक ने देखा कि उस दिन की बड़ी खबर थी कि मेडिकल के एक विद्यार्थी ने कॉलेज में ही
डिसेक्शन नाइफ से अपना गला रेत लिया था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। वो देखकर वो बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने जल्दी से अखबार उठाया और पूरी खबर पढ़ने लगा और उसका डर सही निकला। खबर में एक जगह जिक्र था कि इस रहस्यमयी आत्महत्या के पहले से ही वो लड़का कुछ अजीब व्यवहार कर रहा था, कुछ बुदबुदाते रहता था और लोगों से अलग थलग रहने लगा था। पिछले 1-2 दिनों में उसने अनामिका के पीछे लगकर कुछ पर्स मौके से उठा लिए थे, पर ये तो वो न जाने कब से करती चली आ रही थी। और वैसे भी वो हमेशा तो उसका पीछा नहीं कर सकता था ना। उसकी अपनी नौकरी भी तो थी, तो अब क्या, अब समय आ चुका है सामने से मिलने का। कुछ देर बाद वो उस लोहे के जंग खाई गेट को खोलकर उस मनहूस घर में कदम रख रहा था। आज उसने ऑफिस फ़ोन कर दिया था कि वो नहीं आ पाएगा। वहाँ घुसते ही उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वहाँ की हवा अजीब तरीके से भारी और मनहूस लग रही थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया और इंतज़ार किया। कुछ देर बाद जब वो दोबारा खटखटाने ही जा रहा था तो वो खुल गया। दरवाज़ा खुला और वही डरावनी बुढ़िया उसे घूरने लगी। विवेक अनिश्चितता से उसे देखने लगा। बुढ़िया ने इशारे से पूछा तो उसने अपने जैकेट की जेब से वो पर्स निकाला। बुढ़िया ने सहमति में सर हिलाते हुए उसे अंदर आने का इशारा किया। गूंगी है क्या? मन ही मन सोचते हुए विवेक ने कदम बढ़ाया और ठिठक गया। उसकी नज़र पड़ी कि खास दरवाजे के सामने पीली लाल सरसों से एक रेखा सी बनी हुई थी। कुछ सोचकर उसने उस पर कदम नहीं रखा, उसे लांघ दिया। फिर उसकी नज़र पड़ी कि थोड़ी अंदर खड़ी वो बुढ़िया उसे घूर रही थी और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे विवेक की वो हरकत पसंद न आई हो। विवेक ने चारों तरफ देखा। घर था या भूत का डेरा? अजीब सी मनहूसियत थी वहाँ। अंधेरापन और सिलन भरा घर, अजीब सी गंध लिए हुए। घर के फर्नीचर और पर्दे ऐसे लग रहे थे जैसे एक जमाने से न बदले गए हों। और तभी, कौन है दादी? एक खनकती हुई आवाज आई और अनामिका एक कमरे से निकली। विवेक ने देखा वो शायद कुछ देर पहले ही नहाकर उठी थी। उसके बाल अभी भी गीली लटों की शक्ल में थे और चेहरे पर गुलाबी सी ताजगी थी। बिना मेकअप के भी कमाल लगती थी पट्टी। वो ये पर्स शायद आपका है, विवेक जल्दी से बोला। अनामिका ने हैरान होने का अभिनय किया। ओह, थैंक यू सो मच, ये मिल गया। उसने पर्स ले लिया और चहकती हुई बोली, ड्रामेबाज। पर्स में सामान तो कुछ खास नहीं, पर ये मेरी एक सहेली ने मुझे गिफ्ट किया था, तो ये मेरे लिए बहुत खास है। शुक्रिया कि आप इसे वापस ले आए। इट्स ओके। वैसे और कितनी सहेलियां हैं आपकी? विवेक रूखे स्वर में बोला और ये सुनकर अनामिका के चेहरे से हंसी पूछ गई। जी, वो सकपकाकर बोली। कुछ नहीं, मैं चलता हूँ, बोलकर विवेक जाने को हुआ। रुकिए, अनामिका लगभग चिल्ला पड़ी और विवेक ठिठक गया। उसे यही उम्मीद थी। और मेरा मतलब, आप इतनी दूर से पर्स लौटाने आए तो मुझे थैंक्स कहने का मौका तो दीजिए। वो जबरन मुस्कुराई। वो अभी कह तो दिया आपने। नहीं, ऐसे नहीं, क्यों ना एक एक कॉफी हो जाए, मैं बस बनाने ही जा रही थी। अनामिका उम्मीद से उसे देखने लगी, मानो विवेक का कॉफी के लिए हाँ या ना करना उसके लिए जीने मरने का प्रश्न हो। विवेक ने सहमति में सर हिला दिया। उसे वहीं हॉल में सोफे पर बैठाकर अनामिका कॉफी बनाने चली गई। उसके किचन में जाते ही विवेक जल्दी से उठा और एक सरसरी निगाह पूरे घर पर मारी। एक चीज उसे खटकी, वहां कोई भी धार्मिक वस्तु नहीं थी, जैसे पूजा पाठ से जुड़ी हुई वस्तु, तस्वीर, पूजा घर इत्यादि नहीं थे, पर फिर भी किसी अगरबत्ती की तीखी महक आ रही थी। क्यों? जाहिर था माहौल में बसी किसी और गंध को दबाने के लिए। फिर उसकी नजर पड़ी कि वो जहाँ बैठा था उसके पीछे एक दरवाजे में जरा सी झिर्री खुली हुई थी और वो बूढ़ी औरत वहां से झांक रही थी, शायद उसे ही देख रही थी। विवेक ने उसे घूरकर देखा तो उसने दरवाजा पूरा बंद कर दिया। विवेक ने वहां बहुत सी अजीब चीजें देखी और महसूस की थी, जो कि आमतौर पर कोई दूसरा ठरक का मारा नहीं देख पाता था। देखता भी कैसे जब सामने ऐसी शय होती जो नजरें खुद पर से हटने ही न देती। अनामिका। कॉफी के 2 कप के साथ अनामिका आ गई। उसने मुस्कुराते हुए
एक कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। आजकल के ज़माने में जब लड़कियां बस किसी लड़के के हे ब्यूटीफुल के जवाब में उसे ब्लॉक कर दिया करती है, ये लड़की किसी अनजान लड़के को अपने घर बैठाकर कॉफ़ी पिला रही है, वो भी मिन्नतें करके। पक्का कुछ तो झोल है। कॉफ़ी के दौरान हल्की फुल्की बातें हुई। अनामिका को लगा कि वो लड़का बाकी लड़कों से जरा अलग था। उसने उसकी तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। न जबरन बत्ती सी दिखाई थी और ना ही उसका फ़ोन नंबर पाने की व्यग्रता दिखाई थी। एक सामान्य से परिवार का बड़ा बेटा था जो अपनी नौकरी करता था और साथ रहते छोटे भाई का ख्याल रखता था। जब विवेक ने कॉफ़ी का पहला घूंट भरा तो अनामिका थोड़ा कसमुसाई और ये विवेक से छिपा भी नहीं रहा। कनखियों से उसने देखा कि बुढ़िया फिर अपने कमरे से झांक रही थी। तभी अनामिका का मोबाइल बजा। एक्सक्यूज़ मी बोलती हुई वो उठी और फिर शायद किचन में ही जाकर किसी से बहुत ही दबी हुई आवाज में बातें करने लगी। वो क्या बोल रही थी ये तो विवेक की समझ में नहीं आ रहा था, पर इतना तो वो फिर भी समझ गया था कि वो किसी से बहस कर रही थी। कुछ देर में वो लौटी। आई एम सॉरी, वो एक अर्जेंट फ़ोन। कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूँ। कॉफ़ी खत्म करके खाली कप मेज पर रखता हुआ विवेक बोला और उठ खड़ा हुआ। अभी तक जो कुछ भी हुआ था वो कुछ ऊटपटांग तो था, पर वो समझ नहीं पा रहा था इन सब में कि ठीक ठीक गड़बड़ कहाँ थी। मैं हमेशा तो इस अनामिका का पीछा नहीं कर सकता ना, तो क्या करूं, इसे एक चेतावनी देकर देखता हूँ, शायद बाज आ जाए। उसने अनामिका को घूर कर देखा और वो थोड़ा सिटपिटा गई। फिर विवेक ने अपनी जेबों में हाथ डालना शुरू किया और एक के बाद एक 6-7 छोटे छोटे पर्स निकालकर टेबल पर रख दिए। अनामिका जैसे आसमान से गिरी, उसकी आंखें फैल गई थी और वह कभी उन पर्सों को तो कभी विवेक को देखे जा रही थी। उसकी शक्ल पर अपराधियों जैसा भाव था। एक बार उसकी पनाह मांगती नजर उस दरवाजे पर भी छिटकी जिसके पीछे वो रहस्यमयी बुढ़िया खड़ी थी। तभी तो पूछा था मैंने, और कितनी सहेलियां हैं तुम्हारी? विवेक उसे घूरता हुआ बोला और वो पलके झपकाती नजरें चुराने लगी। कई दिन से देख रहा हूं तुम्हें, बाज आ जाओ वरना क्या? अनामिका दिलेरी से बोली। वो अब उस सदमे से थोड़ा उबर चुकी थी। क्यों करती हो तुम ये सब? हाँ, वो पर्स की तरफ इशारा करते हुए बोला। पता नहीं तुम क्या बोले जा रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनामिका लापरवाही से कंधे उचकाती हुई बोली। ओह, तुम्हें पता है ये सारे पर्स तुम ही तो प्लांट। साबित करके दिखाओ, वो तपाक से बोली। विवेक उसका मुंह देखता रह गया। सही कह रही थी वो बिल्कुल भी साबित नहीं कर सकता था कि वो सारे पर्स सार्वजनिक जगहों पर उसने जानबूझकर छोड़े थे, और साबित कर भी देता तो क्या था उन पर्सों में जो किसी को भी आपत्तिजनक लगता? कुछ नहीं, नीरे मासूम पर्स थे सारे। अब अगर एक भी और अजीब मौत हुई ना तो याद रखना, अब की बार मेरे साथ पुलिस भी आएगी और सारे शहर में तुमने जितने भी पर्स गंवाए हैं ना, सबका पता लगाएगी। वो दांत किटकिटाता हुआ बोला और पलटकर चल दिया। अनामिका परेशानी से उसे देखती रही। वो पलटी तो देखा पीछे उसकी दादी खड़ी थी। उसे शक हो गया। अनामिका घबराई। वो पूरी बात नहीं जानता, जो जानता है वही क्या कम डैमेजिंग है? उस पर यकीन कौन करेगा? होते होते किसी को यकीन हो ही गया तो? होते होते, बुढ़िया बोली और झुककर विवेक के छोड़े हुए जूठे कॉफी के मग को उठा लिया। उसे अपनी आंखों के पास ले आई और कुटिलता से मुस्कुराई, जैसे कोई भूखी बिल्ली किसी चूहे को देखती हो। उनका नाम प्रथम बैनर्जी था। पेशे से तो सीनियर जर्नलिस्ट थे, पर उनके और भी शौक थे जो कि जरा अजीब थे। विवेक जब 13-14 वर्ष का था तो उसके पिता की पोस्टिंग एक मामूली से शहर में थी, जहां प्रथम अंकल उनके पड़ोसी थे। आसपास के सारे लोग बनर्जी बाबू के ज्ञान के आगे नतमस्तक थे, पर विवेक की वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आते थे। आते भी कैसे? वो तो बचपन में सुनाई जाने वाली परियों की कहानियों में भी लॉजिक ढूंढा करता था। जो कुछ भी उसने मयंक और पूरब के साथ देखा था उसके बारे में वो किसी से चर्चा करना चाहता था। किससे करे समझ नहीं आ रहा था। तभी बातों बातों में मम्मी ने फ़ोन पर बता दिया था कि प्रथम अंकल फिलहाल विवेक के ही शहर में थे। उसने पहले उनका नंबर हासिल किया था, फिर फ़ोन पर ही मिलने का समय मांगा था। वो उससे बड़े प्रेम भाव से मिले। विवेक ने देखा कि जैसे उनका व्यक्तित्व था उन पर उम्र का कोई खास असर हुआ नहीं दिखता था, और आंखों का
तेज तो आज भी बरकरार था। चेहरे पर वही चिर परिचित बुद्धिमत्ता की छाप थी। नौकरी के अलावा प्रथम बनर्जी का एक और शौक था। वो खाली समय में कई जगहों पर घूमे भटके थे और रहस्य की तलाश की थी, पर सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों पर उन्होंने सर खपाई की थी वो गुप्त विद्याएं थी, तंत्र मंत्र की दुनिया। औपचारिक हालचाल हुआ, फिर प्रथम अंकल मुद्दे पर आए। आपने न्यूज़ में देखा वो 2 लड़के जो पिछले हफ्ते मर गए? विवेक बोला। तुम्हारे ऑफिस के ही थे दोनों, है ना? हाँ, और उन दोनों के अलावा एक मेडिकल स्टूडेंट जिसने लैब में ही अपना गला काट लिया। उसका इन दोनों से क्या संबंध है? पूरा संबंध है, मुझे थोड़ा कुछ पता भी है शायद। और फिर विवेक ने उन्हें सारी बातें बता दी। नो डाउट ये उसी का काम है। पूरी बात सुनने के बाद प्रथम अंकल बेहद गंभीर स्वर में बोले, हाँ वो लड़की नहीं विवेक, शायद उसकी दादी। क्या? हाँ, सारे लक्षण बता रहे हैं कि एक बहुत ही खतरनाक तंत्र प्रयोग है। उस लड़की की उम्र बहुत कम है, ऐसा कोई इतनी सी उम्र में नहीं कर सकता। बहुत समय लगता है इतना शक्तिशाली होने में। दादी जरूर उम्र दराज होंगी। हाँ, लगता है अब मरी तब मरी। दिखती भी बहुत ही डरावनी है। हाँ, वही है फिर तो। 1 मिनट, आपने कहा तंत्र प्रयोग समथिंग? विवेक नाक से कोड़ता हुआ बोला। हाँ बिल्कुल, तुम्हें इन पर भरोसा नहीं है ना? विवेक चुप रहा। बस यही तो हमारी प्रॉब्लम है, कोई किसी चीज पर भरोसा कर लेता है, कोई नहीं करता, पर जानना कोई नहीं चाहता। विवेक, भरोसा स्वाभाविक रूप से होता है या फिर नहीं होता है जब हम किसी चीज को जान लेते हैं कि उसका कोई अस्तित्व है या नहीं। ये किया नहीं जाता। तुम तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानते, फिर कैसे कह सकते हो कि तुम्हें इन सब पर भरोसा नहीं है? पर अंकल, आज के विज्ञान के युग में ये भी विज्ञान ही है विवेक, एक तरीके का क्रमबद्ध ज्ञान, शक्तियों का संकलन, उनका चुनाव, फिर एक खास बिंदु पर उन्हें केंद्रित कर देना। विवेक ने अविश्वास से उन्हें देखा। आपका मतलब ये जो बाबा लोग घूमते रहते हैं, जो लोगों को, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग नहीं ठगते लोगों को? कुछ डॉक्टर्स, कुछ लॉयर्स, सरकारी महकमे के कुछ लोग, वो सब क्या है? ठग तो हर जगह है। उनके आधार पर हम किसी प्रकार का आकलन नहीं कर सकते। वो कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तांत्रिक नाम लेते ही जहन में कौंध जाता है काले कपड़ों में लिपटा एक खतरनाक शख्स जो शमशान में कहीं पर है और हड्डियों और दूसरी ऐसी डरावनी चीजों के साथ कुछ प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। दिमाग सबसे पहले यही सोचता है कि वो फ्रॉड है, और अगर वो फ्रॉड नहीं भी है तो कम से कम बुरा तो जरूर है ना? ये हमारी अवधारणा बन चुकी है। हम कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करते, पर अब तो तुम अपनी आंखों से देख चुके हो कि तंत्र प्रयोग होते हैं और कितने शक्तिशाली होते हैं। तंत्र मंत्र और साधनाएं भी एक तरीके का बहुत ही प्राचीन विज्ञान है विवेक, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, गलत मकसद के लिए इसका प्रयोग इसे गलत बना देता है। अपने आप में शक्ति कोई बुरी चीज नहीं। मेरे पास पूरी बात समझाने का समय नहीं है, पर यह वही है, वो औरत एक तांत्रिक है। पर्स द्वारा लोगों को अपने घर बुलाने का एक ये भी मकसद हो सकता है कि उसी के जरिए वो शिकार पर अपनी पकड़ बनाती है। हो सकता है वो घर भी अभिमंत्रित हो या फिर कुछ और ऐसा ही। हाँ और क्या, कोई पर्स लौटाने की बात पर चाय पिलाता है क्या? विवेक बोला। कभी कभी लगता है कि कोई इतना मूड दिमाग कैसे हो सकता है जो ऐसे बेतुके सवाल करे। प्रथम अंकल थोड़ी नापसंदगी से बोले। मतलब? विवेक सिटपिटाया। सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हें यह पूछना है कि पर्स लौटाने पर चाय कौन पिलाता है? हो सकता है इसके पीछे भी कोई वजह हो, और चाय पिलाना शुक्रिया अदा करने का तरीका लगेगा, सामान्य सी तहजीब, और क्या। विवेक का गला सूखने लगा। उसका बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि वो उन्हें बताए कि कॉफी तो वो भी पी चुका है। और तभी उसके दिमाग में उस बुढ़िया की शक्ल उभरी जो उसके कप में जहर मिला रही थी। अब मैं क्या करूं? दूर रहो इन सब से। मैं किसी को ढूंढता हूं जो सब ठीक कर सके। इसके अलावा पुलिस में भी मेरे कुछ कांटेक्ट हैं। वो सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कर सकती, पर एविडेंस तो इकट्ठे कर ही सकती है। वो लड़की कौन है? कौन लड़की? विवेक ने उन्हें उस चीखती हुई लड़की के प्रेत के बारे में बताया, और वो सुनकर प्रथम अंकल उसका मुंह देखते रह गए। तुमने देखा उसे? उन्होंने बहुत ही धीमे स्वर में पूछा। हाँ, वो पूरब के पीछे खड़ी थी। बहुत डर। क्या हुआ अंकल? विवेक सकपकाया। प्रथम अंकल का चेहरा अचानक ही बहुत गंभीर हो उठा था। इस तरीके के तंत्र प्रयोगों में अक्सर किसी न किसी शक्ति का प्रयोग होता है और जो इसे आगे बढ़ाती है, पर सीधे किसी इंसानी रूह का प्रयोग। वो सर हिलाने लगे। विवेक के कुछ समझ में तो नहीं आया, पर उसका जी खराब होने लगा। जरूर कुछ गड़बड़ी थी। अगर वो प्रत्यक्ष हो सकती है
मतलब वो बहुत ताकतवर आत्मा है, और ऐसी आत्मा को कोई तंत्र से बांध रहा है, मतलब वो बुढ़िया बहुत शक्तिशाली है, असाधारण शक्तियां हैं उसकी। वो डर भी रहे थे और चमत्कृत भी लग रहे थे। विवेक, उससे दूर रहो, वो खतरनाक है, बहुत खतरनाक। वो कुछ भी कर सकती है और हमारा उस पर फिलहाल कोई जोर नहीं। पुलिस भी तंत्र मंत्र को नहीं मानती। मैं करता हूँ कुछ, पर तुम उससे दूर रहो। शाम का समय था। एक मॉल में विवेक की मुलाकात रोनित और सुयश से हुई। रोनित और सुयश दोनों ही पूरब के फ्लैटमेट्स थे। विवेक उनसे पूरब के बारे में बातें करना चाहता था। यकीन ही नहीं हो रहा कि वो अब हमारे बीच नहीं। अरे अच्छा खासा तो घर आया था, हमने साथ डिनर भी किया, फिर उसका मूड ऑफ था मयंक को लेकर, तो हमने ड्रिंक भी किया और सो गए। मतलब सब कुछ तो नॉर्मल था। फिर बोलते हुए श्रेयस ने असहाय भाव से कंधे उचकाए और परे देखने लगा। तो तुम लोगों को फील कब हुआ कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है? विवेक ने कहा। दोनों सोचने लगे। अरे हाँ, वो तो सोया ही हुआ था जब अचानक उठ बैठा और कहा कि उसे गर्मी लग रही है। जितना मुझे याद आ रहा है 3 बज रहे थे तब। रोनित बोला। क्या गर्मी लग रही है? विवेक बोला। हमारा भी यही रिएक्शन था। दिसंबर चल रहा है और उसे गर्मी लग रही थी। बोला तो कि कुछ बहुत अजीब फील हो रहा है, अनईजीनेस लग रही है। फिर नॉर्मल भी हो गया और सो गया, सुयश बोला। पर सुबह फिर उसका बिहेवियर बहुत अजीब था, अपने में ही था, कुछ बड़बड़ाए जा रहा था, जैसे हम दोनों तो हैं ही नहीं। हमारे ऑफिस का टाइम हो रहा था तो हम चल दिए। फिर तो शाम को ही घर आना हुआ जब पुलिस की कॉल आई कि उसने क्या कर डाला है। जब तुम भी तो थे वहां, रोनित बोला। विवेक अपने ख्यालों में गुम था। विवेक, हाँ, वो जैसे होश में आया। ओके थैंक्स मुझे समय देने के लिए, मैं पुलिस से बात करूंगा। मयंक और पूरब दोनों के साथ एक जैसे ही हादसे हुए ना? विवेक बोला। आजकल तो अजीब ड्रग भी आ गई है, क्या पता उन दोनों को किसी ने। हाँ पॉसिबल है, विवेक जल्दी से बोला। हालांकि वो अब जान चुका था कि मयंक और पूरब के साथ असल में क्या हुआ था। रोनित और सुयश उठे और उससे हाथ मिलाकर वहां से चले गए। विवेक भी जाने को हुआ और तभी उसकी नज़र सामने पड़ी जहां अनामिका बैठी हुई थी। अरे ये यहाँ फिर से पर्स छोड़ने तो नहीं आ गई? यार यहाँ तो बहुत रश है अभी। विवेक ने घबराहट में हर तरफ देखा। नहीं, रोकता हूँ इसे, बोलकर वो आगे बढ़ा। क्या कर रही हो तुम यहाँ? हाँ, वो अनामिका के सामने आकर सख्ती से बोला। ऐसा लगा जैसे वो सुन ही नहीं रही थी। अनामिका, उसने फिर पूछा। अनामिका सर उठाकर सूनी नजरों से उसे घूरने लगी, जैसे पहचानती ही न हो। विवेक को बड़ा अजीब लगा। कल ही तो वो उससे मिलकर आया था, फिर वो इस तरह उसे क्यों घूर रही है, अजनबियों की तरह? अनामिका, तुम ठीक हो? अब की बार वो थोड़े सशंकित स्वर में बोला, पर उसने जवाब नहीं दिया। किसी चाबी लगी गुड़िया सी उठी और एक और चल दी। वो जाकर एक लिफ्ट में सवार हो गई और मॉल में ऊपर की तरफ जाने लगी। लिफ्ट पारदर्शी थी और दूसरी तरफ से विवेक उसे देख रहा था। कुछ अजीब था। तभी वरुण का फोन आ जाने से उसका ध्यान भटका। मैं कॉल बैक करता हूँ, 5 मिनट, बोलकर उसने फ़ोन जेब के हवाले किया और दोबारा लिफ्ट पर नज़र डाली और उसके होश उड़ गए। वही भयानक प्रेत, उस अजनबी लड़की का प्रेत अनामिका के साथ उस लिफ्ट में था। नहीं, विवेक पागलों की तरह उसके पीछे लपका। वो जैसे तैसे 3rd फ्लोर पर पहुंचा, हर तरफ निगाह दौड़ाई और कुछ देर बाद उसे वो दिख गई। वो वहाँ के बंद पड़े फूड जोन के पास खड़ी थी। उस घड़ी वहाँ भीड़ न के बराबर थी। अनामिका, तुम यहाँ क्या कर? वो सिटपिटा कर चुप हो गया। जब अनामिका ने पलटकर उसे घूरा, उसका चेहरा अजीब तरीके से सूना लग रहा था। फिर वो कुछ बोलने के लिए संघर्ष करने लगी। अंततः उसके मुंह से निकला, भाग जाओ यहाँ से, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। क्या? कौन? विवेक चकराया। अनामिका ने जवाब नहीं दिया। वो उसके कंधे के पार कहीं देखती रही। विवेक मुड़ा और डर से उसकी घिग्गी बन गई। कुछ ही दूरी पर उसी लड़की का प्रेत खड़ा था। वो सर झुकाया हुआ था। फिर अचानक उसने सर उठाया। उसका वही आधा डरावना और विभत्स चेहरा दिखा और उसका मुंह खुलने लगा। पर इसके पहले कि वही जानी पहचानी चीख हवा में खुलती, विवेक को एक धक्का सा लगा। अनामिका ने उसे एक तरफ धकाते हुए दौड़ लगा दी थी। वो भागती रही और एक मोटे कांच के पास पहुंच गई, जहां से मॉल का ग्राउंड फ्लोर दिख रहा था। जैसे सेकंड के 100वें हिस्से में विवेक की समझ में आया कि वो क्या करने वाली थी।
अनामिका नहीं, वो गला फाड़कर चिल्लाया, मगर तब तक एक जोरदार कांच टूटने की आवाज हुई और वो नीचे कूद गई। कुछ देर को सब शांत हो गया, सभी स्तब्ध रह गए। फिर जब लोगों को समझ आया कि अभी अभी क्या होकर हटा था, तो वहां अफरा तफरी मच गई। कई सदमे से भरी चीखें, आहें सुनाई दी। विवेक उस टूटे हुए कांच के पास आया और नीचे देखा। अनामिका मर चुकी थी और उसका निश्चेष्ट शरीर फर्श पर पड़ा हुआ था। अब उसके आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। विवेक ने थोड़ा डरते हुए पलटकर देखा। एक पल बाद ही वो भूतनी उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। विवेक को याद आई एक दिन पहले की वो घटना, जब वो पर्स लौटाने अनामिका के घर गया था। जब उसके कॉफ़ी पीते समय वो जरा असहज होकर उसे देख रही थी और उसकी वो असहजता विवेक ने महसूस भी की थी। फिर अनामिका के मोबाइल पर वो कॉल आया था और वो बात करने किचन में चली गई थी। और जब किसी अज्ञात आशंका से प्रेरित होकर उसने अपना खाली कप अनामिका के कप से बदल दिया था। विवेक जब अपने फ्लैट पहुंचा तब रात के 1 बज चुके थे। पुलिस ने उससे काफ़ी पूछताछ की, पर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वो लड़की खुद ही नीचे कूद गई थी। विवेक ने पुलिस को बताया कि वो उस लड़की का खोया पर्स लौटाने एक बार उसके घर गया था, इसलिए वो उसे पहचानता था और वो सिर्फ पहचान बढ़ाने की नीयत से उस लड़की के पास गया था। पुलिस इंस्पेक्टर आजकल के नौजवानों की लंपट प्रवृत्ति से भली भांति परिचित थी। उसने विवेक को भी कुछ वैसा ही समझकर गंभीरता से नहीं लिया। मान लिया गया कि वो एक साधारण आत्महत्या का केस था। जब विवेक अपने फ्लैट पर पहुंचा तब वहां उसके छोटे भाई वरुण के अलावा कोमल और पूरब के दोनों फ्लैटमेट रोनित और सुयश भी थे। तो अनामिका की मौत हो चुकी है, मतलब ये सब खत्म ना? रोनित बोला। होना तो यही चाहिए, पता नहीं, हम सिर्फ यही जानते हैं कि वो जवान लड़कों को पर्स के बहाने अपने घर बुलाती थी। फिर क्या होता था क्या पता, विवेक बोला। पर उसने आत्महत्या क्यों की? कोमल हैरानी से बोली। विवेक को अब पता था प्रथम अंकल से मिलने के बाद कि ये सब कुछ तंत्र मंत्र का चक्कर है। इसलिए अब ये भी पक्का पता था कि जो तंत्र प्रयोग उस पर होना था वो गलती से अनामिका पर हो गया था। उस दिन जब वो अनामिका का पर्स लौटाने गया था तो कॉफ़ी के लिए उसका बार बार मिन्नतें करना उसे थोड़ा खटक रहा था, और उसके कॉफ़ी पीते वक्त भी अनामिका उसके कप को ही घूरे जा रही थी। फिर जब वो फ़ोन सुनने किचन में गई तो उसने अपना कप उसके कप की जगह रख दिया और उसका कप हाथ में लेकर बैठा रहा। जब वो लौटी तो उसने ऐसा अभिनय किया मानो तभी उसका कप खाली हुआ हो और उसे दिखाते हुए उसी का जूठा कप मेज पर रख दिया। न जाने क्या पागलपन था वो, पर अगर वैसा वो नहीं करता तो शायद उस मॉल से वो नीचे कूदता। अब वो जानता था कि अनामिका का मॉल से नीचे कूदना भी वैसी ही हरकत थी जैसे कि पूरब का कांच चबाना या फिर मयंक का लिफ्ट में सिर पटकना। कहाँ गुम हो? कोमल ने फिर झुंझलाते हुए पूछा। सॉरी, मुझे लगता है अब मैं शायद कुछ कुछ समझ रहा हूँ। क्या? सुयश ने पूछा। पूरब ने सही कहा था, काला जादू वैसा ही कुछ था। पहले मयंक, फिर पूरब, और शायद मेरे साथ भी वही होता अगर मैं सतर्क नहीं होता। विवेक सब कुछ बताता गया, ये भी कि चाय में जरूर कोई झोल था। मुझे लगता है जब अनामिका मॉल से नीचे कूदी तो उसे खुद भी नहीं पता था वो क्या कर रही है। अगर वो इतनी सारी मौतों की जिम्मेदार नहीं होती तो मुझे उसके लिए अफसोस होता। विवेक ने बात पूरी की। अफसोस कैसा? बुरे काम का बुरा नतीजा, रोनित बोला। कोमल ने मुंह बिचकाया। और अब जब अनामिका जा ही चुकी है तो एक एक कप चाय हो जाए? श्रेयस ने शरारत भरी आवाज में पूछा। सभी ठहाके लगाने लगे। वरुण किचन में आ गया और उसकी मदद करने कोमल भी चली गई। चाय और गपशप का एक लंबा दौर चला। विवेक बहुत खुश था। पिछले 2 हफ्ते बहुत भारी बीते थे, पर अब सब कुछ ठीक था। अनामिका जा चुकी थी। अब कौन पर्स प्लांट करेगा और लोगों को घर बुलाएगा? शायद अब शहर में हो रही उन रहस्यमयी मौतों का सिलसिला रुक चुका था। तो तुम उस घर में गए भी थे और तुमने वहां कॉफी भी पी? प्रथम अंकल ने कहा। विवेक एक बार फिर प्रथम अंकल से मिलने आया था। हाँ, विवेक ने माफी मांगने वाले अंदाज में कहा, पर यह तब की बात है जब मैं आपसे नहीं मिला था। किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारी खुराफात ने तुम्हें बचा लिया, वरना कहानी बन गए होते।
प्रथम अंकल थोड़ा झिड़कते हुए बोले। विवेक संकोच से मुस्कुराया। अंकल, वो कॉफी का कप इतना मायने रखता था? पीते समय मुझे नहीं लगा कि कॉफी में कोई गड़बड़ थी, तो कप ही बदल आया, विवेक ने कहा। प्रथम अंकल थोड़ी देर सोचते रहे। मेरे विचार से तो वो इस तंत्र प्रयोग की एक चाबी थी। तुमने कप उस लड़की के कप से बदला, और अगर उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वो इसी करने का नतीजा था, तो बिल्कुल कप मायने रखता था, प्रथम अंकल बोले। खैर, अंत भला तो सब भला, विवेक खुशी से बोला। उसे यकीन था कि अब वैसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, अंत हो भी गया? प्रथम अंकल उसे गौर से देखते हुए बोले। क्या मतलब? विवेक सकपकाया। अनामिका तो मर चुकी है ना, मगर उसकी दादी जिंदा है। दादी से क्या, वो तो बहुत बूढ़ी थी। उनका इन सब से क्या? वो अनामिका की हो सकता है वो ये सब किसी और से करवा रही हो, दादी इनोसेंट हो, पर अब करवाने वाली तो नहीं है ना, विवेक जिद भरे स्वर में बोला। एक बार पता करने में क्या हर्ज है, प्रथम अंकल बोले, और विवेक सोचने लगा। वो बहुत खुश था कि उसने सब ठीक कर दिया है, पर प्रथम अंकल ने उसकी खुशी के गुब्बारे में पिन चुभा दिया था। वो वापस घर आ रहा था जब उसका फोन बजा। पुलिस की कॉल थी। उसे फौरन पुलिस स्टेशन बुलाया था। तो आपको एक गुमा पर्स मिला और आप उसे लौटाने उस खंडहर जैसे मकान में गए, और आपको वो लड़की अनामिका मिली, राइट? पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा। विवेक सामने बैठा हुआ था। हाँ, विवेक ने कहा। उसे थोड़ी चिढ़ हो रही थी कि उससे इस तरह सवाल किया जा रहा है। इंस्पेक्टर ने कहीं इशारा किया। एक हवलदार बाहर को चला गया। जब वो लौटा तो उसके साथ एक लड़की थी। विवेक पीछे मुड़कर पहले तो उसे उलझन से देखता रहा, फिर उसे पहचान गया। बैठिए, इंस्पेक्टर बोला, और वो लड़की विवेक के बगल में बैठ गई। ये अखबार में छपी अनामिका की खबर देखकर यहाँ आई है। ये कहती है कि इन्होंने अनामिका को एक कैफे में देखा था, जहाँ वो अकेली बैठी थी, और साथ ही आपको भी देखा था उसे घूरते हुए। इस बारे में क्या कहना है? इंस्पेक्टर बोला। विवेक ने घूरकर उस लड़की को देखा। वो वही थी जो उस दिन अपने शोना बाबू के न आने से परेशान थी, और कैफे के 3/4 कुर्सियां खाली होने के बावजूद उसके पास आकर बैठ गई थी। हाँ, तो वही तो अनामिका ने पर्स छोड़ा था, जिसे मैं पहुंचाने उसके घर गया था, विवेक ने कहा। और वहां उसके घर पर उससे आपका परिचय हुआ था, राइट? जी, पर घूर तो आप उसे पहले से रहे थे उस कैफे में, नहीं? इंस्पेक्टर बोला। विवेक ने जवाब देने की जगह अपने बगल में बैठी उस लड़की को घूर कर देखा। उस दिन उस पर लार टपकाती चली आई थी, पर विवेक ने उसे भाव नहीं दिया था। वो तो वैसे भी कभी लड़कियों को भाव देता ही नहीं था। और ये मोहतरमा भगवान जाने जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य पूरा कर रही थी या उस दिन की भड़ास निकाल रही थी। मैं वेट कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर अधीरता से बोला। इन्हें चलता कीजिए, मैं सारी बात बताता हूँ। विवेक उस लड़की पर एक उपेक्षा से भरी नजर डालता हुआ बोला। इंस्पेक्टर ने उस जिम्मेदार नागरिक को चलता कर दिया, फिर विवेक को देखा। वो लड़की जानबूझकर अपना पर्स पब्लिक प्लेसेस पर छोड़ा करती थी। एक बार मैंने उसे ऐसा करते देखा था। मुझे कुछ अजीब लगा तो मैंने उसे वॉच किया। देखा तो वो अक्सर यही किया करती थी, विवेक ने कहा। आप पुलिस के पास क्यों नहीं आए? क्या ये क्राइम है, किसी जगह पर एक मामूली सा पर्स छोड़ देना? विवेक ने कहा, और इंस्पेक्टर ने धीरे से न में सिर हिलाया। उस दिन भी कैफे में वो यही कर रही थी, और मैं उसे वॉच कर रहा था जब वो मैडम मेरे सर पर आ टपकी, जो यहाँ से अभी अभी गई है, विवेक बोला। फिर मैंने सोचा उस लड़की अनामिका से बात करूं कि वो ये क्यों करती है। तभी मैं उसके घर गया और हमने उस पूरे घर की तलाशी ली। वहां की हालत नहीं बताती कि वहां कभी कोई रहता भी था। एक वीरान जर्जर घर, वो सालों से वीरान पड़ा लग रहा था। इंस्पेक्टर ने जैसे अचानक उस पर हमला किया। पर वो वही थी, विवेक जिद भरे स्वर में बोला। अनामिका और उसकी दादी। हाँ, दादी? वहां हमें कोई बूढ़ी औरत नहीं मिली, इंस्पेक्टर बोला। हमने आसपास पूछताछ भी की। विवेक को अब थोड़ी चिंता होने लगी थी। वो रहस्यमय बुढ़िया कहाँ गई? इंस्पेक्टर उसे एकटक देख रहा था। आपको वहां कुछ भी नहीं मिला? अरे मैं सचमुच गया था वहां, मेरा दोस्त मयंक भी गया था। जिंदा होता तो बताता, विवेक ने फंसी हुई आवाज में कहा। मैंने कहा ना, वो जगह रहने लायक तो किसी भी लिहाज से नहीं थी।
झाड़ झंकार से भरा बगीचा, घर के अंदर भी सब अस्त व्यस्त, और बेसमेंट में, वहां बेसमेंट भी है? विवेक ने चौंक कर पूछा। हाँ है, और वहां हमें बहुत ही अजीब चीजें मिली, मरे हुए जानवर और इंसानी हड्डियों के अवशेष। इसके अलावा अजीब से यंत्र, राख, पक्षियों के पंख, ईंट, कोयला। ऐसा लगता है मानो वहां झाड़ फूक होता रहा हो। मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसी जगह कोई दो औरतें कैसे रह सकती हैं। अब विवेक का गला सूखने लगा था। वो क्या करे? पुलिस को सब बता दे? क्या यह इंस्पेक्टर उसकी बात मानेगा? कैसी दादी है वो मिस्टर विवेक, जो अपनी पोती की बॉडी तक को क्लेम करने नहीं आई? इंस्पेक्टर उसे घूरे जा रहा था। विवेक हड़बड़ा गया। हाँ, कैसी दादी है? पर वो अनामिका, विवेक ने बोलना शुरू किया। कोई अनामिका नहीं, इंस्पेक्टर ने अब सबसे बड़ा बम फोड़ा। उसका नाम मेघा गुप्ता है और वो यहाँ की है भी नहीं। क्या? विवेक चौंकता हुआ बोला। वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, हीरोइन बनने की चाहत में वाराणसी से भागकर यहाँ आई थी, इंस्पेक्टर ने बताया। वाराणसी से? पर उसकी दादी, विवेक ने बोलना शुरू किया। हाँ है ना, इंस्पेक्टर उसकी बात काटता हुआ बोला। दादा है, दादी है, माँ बाप, दो छोटे भाई, सभी हैं, और जैसा मैंने कहा वाराणसी में है। उसका पूरा परिवार है वहाँ। उन सब ने अपनी बेटी के तौर पर उसकी पहचान की है। विवेक बुरी तरह चकरा गया था। उसे याद आया जो उस अनामिका ने कहा था, मम्मी पापा और छोटी बहन की डेथ हो चुकी है, मैं दादी के साथ अकेली ही रहती हूँ यहाँ। अब तक तो उसे अनामिका और उसकी दादी ही बहुत रहस्यमयी लगते थे, पर यह नया रहस्य क्या माजरा था? मैंने तो आपको शुरू में ही क्लीन चिट दे दी थी, फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर विवेक को देखते हुए बोला। सच बोलूं तो आप यकीन कर लेंगे? विवेक ने मरी हुई आवाज में कहा। इंस्पेक्टर शांत रहा। सही समझा आपने, वहां झाड़ फूक नहीं बल्कि अजीब किस्म का तंत्र मंत्र होता था। अनामिका या जो कोई भी वो लड़की थी, उन लोगों को उन छोड़े हुए पर्सों के जरिए फांस कर उस घर में ले जाती थी। उन्हें चाय कॉफी से नवाजा जाता था और फिर उन सब की बहुत ही अजीब और रहस्यमयी मौतें हुई। पहली नजर में तो सब आत्महत्या लगती थी, पर कोई कांच चबा के तो आत्महत्या नहीं करता ना, विवेक ने बोला। मतलब? इंस्पेक्टर बोला। कोई अमूमन कितनी बार अपना पर्स भूल जाता है, वो भी कोई लड़की जिसे लौटाने के लिए आज के छिछोरे मचल उठे। आपकी बात का कोई सबूत है? इंस्पेक्टर बोला। नहीं, ये तो आपका काम है ना, विवेक तपाक से बोला। सबूत ढूंढना और आधार ढूंढना। इंस्पेक्टर उसे घूरने लगा। मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको कुछ और नहीं पूछना हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? विवेक ने अधीरता से पूछा। इंस्पेक्टर ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके पास कोई वजह भी नहीं थी विवेक को रोकने की, और उसका अपना अनुभव उसे बता रहा था कि विवेक सच बोल रहा था। विवेक की बातें आसानी से गले नहीं उतरती, पर यह भी सच है कि पिछले कई दिनों या कहना चाहिए सालों में बहुत सी अजीबोगरीब रहस्यमयी मौतें हुई तो है। और जैसा कि विवेक ने कहा, कोई कांच चबा के आत्महत्या नहीं करता। विवेक पैदल चला जा रहा था। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। एक लड़की पता नहीं कब से लोगों को लुभाकर मौत के जाल में फंसाती थी, जिसका काम ही यही था यहाँ वहां पर्स प्लांट करना और हर आने वाले को चाय पिलाना। और वो खुद का नाम अनामिका बताती थी, जबकि वो कोई और निकली। वो ऐसा क्यों कर रही थी भला? उस रहस्यमय बुढ़िया का भी तो कोई पता नहीं, जैसे ये सब कभी था ही नहीं। वो चलते चलते रुक गया। क्या उसे दोबारा उस घर में जाना चाहिए? वो एक बार फिर अनामिका के घर पर था। पुलिस ने अपनी छानबीन कर ली थी। अब घर लावारिस सा पड़ा था। विवेक ने अच्छी तरह जांच परख लिया था कि घर में कोई था नहीं और उसे ये सब करते कोई देख न ले। वैसे भी वो इलाका जरा सूना ही था। हर तरफ देखते हुए वो खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। वो हैरानी से पूरे घर को घूरे जा रहा था। सामने वो सोफा पड़ा था जिस पर वो अनामिका के साथ बैठा था, पर अब वो सोफा टूटा धूल खाया हुआ था। बाकी का घर भी अस्त व्यस्त था, जहां बुनियादी सुविधाओं के सामान भी नहीं थे। पूरे घर में फर्श पर, दीवारों पर धूल, गंदगी की मोटी परत थी, जैसे वहां कब से सफाई नहीं हुई, जैसे वो मकान सालों से वीरान पड़ा था। उसने सर थाम लिया। यार, ये क्या माजरा है? ये कैसे संभव है? अभी 4 दिन पहले ही तो वह यहाँ आया था। इसी घर के इस सही सलामत ड्राइंग रूम में बैठकर सही सलामत किचन में बनी कॉफी पी थी मैंने। और मैं ही क्यों, कितने लड़के तो आए थे, मयंक और वैसे ही दूसरे।
विवेक अपने बेडरूम में था। कल तक तो वो बहुत खुश था और हल्का महसूस कर रहा था, पर उस पुलिस वाले की बातों ने और खुद उसने वहां जाकर जो देखा, उन चीजों ने उसकी नींद ही गायब कर रखी थी। सबसे खतरनाक पॉइंट तो प्रथम अंकल ने उठाया था। दादी को इग्नोर मत करो। क्या अभी भी कुछ बाकी है? वो उठ के बैठ गया। नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, उसने खुद को समझाया। अनामिका मर चुकी है और वो ही इन सब की मास्टरमाइंड थी। अब सब ठीक होगा। फिर भी अगर आने वाले दिनों में किसी के साथ कुछ गड़बड़ हुई तो वो सीधा पुलिस के पास जाएगा। वो सोने की कोशिश करने लगा। अफसोस, कुछ गड़बड़ होने के लिए उसे आने वाले दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ा। वो एक बेचैन सी नींद सो रहा था जब उसके कान के पास कोई फुसफुसाया। वो नींद में थोड़ा कसमसाया और करवट बदलकर दोबारा सो गया। फिर वो उठ बैठा। ऐसा क्यों लग रहा था कि कमरे में कोई और भी है? उसने हर तरफ देखा, बाथरूम में, कबर्ड में, बालकनी में झांका। फिर सोचा कि शायद ये सब मानसिक तनाव की वजह से है। प्रथम अंकल सही थे, वो बुढ़िया गड़बड़ थी। वो भाग गई, इसलिए वहां कुछ भी नहीं है। सोचता हुआ वो दोबारा बिस्तर पर आया। सर तक ओढ़कर और करवट बदलकर वो लेट गया। तभी उसे फिर महसूस हुआ कमरे में कोई है। नहीं नहीं, कमरे में नहीं तो कहां? उसके ब्लैंकेट में। डरते डरते वो पलटा और सदमे के मारे उसकी आवाज ही घुटकर रह गई। उसके ब्लैंकेट के अंदर उसके साथ कोई और भी था। कोई लड़की जिसकी पीठ उससे महज 6-7 इंच ही दूर थी। वो दूसरी तरफ मुंह किए बड़े आराम से सो रही थी, जैसे हमेशा ही वहां सोती हो। पर ये कब आई? एक पल पहले तक तो नहीं थी। वो समझ गया था कि वो लड़की सामान्य नहीं थी। और फिर एक चरमराने की आवाज हुई, जैसे कुछ मरोड़ा जा रहा हो, और उसके देखते ही देखते उस लड़की का सर पूरी तरह घूमकर उसकी तरफ हो गया, जबकि पीठ अभी भी उसकी तरफ ही थी। विवेक, जो अब तक पत्थर का हो चुका था, उसने उसे साफ पहचाना। वो वही प्रेत था जिसका आधा चेहरा तकिए में छुपा हुआ था और बाकी का आधा उसे घूर रहा था, जिसमें उसकी खाली आंख का कोटर भी था, उसके चेहरे से कुछ ही इंच दूर। कुछ पल तो सदमे ने निकल लिए, फिर जैसे वो संभला और भागने की कोशिश की, वो उलझकर फर्श पर गिर पड़ा। ब्लैंकेट भी उसके साथ नीचे आ गया। उसने हड़बड़ा कर देखा तो वो गायब हो चुकी थी। दोबारा उसके कानों में तीखी फुसफुसाहट हुई। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। कौन? उसने लाइट का स्विच ऑन किया और कमरे में चारों तरफ देखा। अभी अभी कोई कुछ फुसफुसा के बोल रहा था। वही फुसफुसाने की आवाज दोबारा आई। साफ समझ में नहीं आ रहा था, पर कोई कुछ तो बोल रहा था। आवाज अब बाहर हॉल से आ रही थी। वो उठकर हॉल में आया, जहां हल्का अंधेरा था। उसकी नजर सामने दीवार पर पड़ी। ओह नहीं, फिर से नहीं। सामने वही भयानक लड़की खड़ी थी। उसका दिल मानो उसके गले में आकर धड़कने लगा। वही भयानक रूप, राख जैसा शरीर जिस पर बहुत से घाव थे, जिनमें से काला खून बह रहा था। लंबे स्याह काले बाल शरीर से चिपके हुए थे। वो विवेक की तरफ पीठ करके खड़ी थी और दीवार से सटी हुई थी। विवेक ने देखा कि वो एक हाथ से दीवार पर कुछ खुरच रही थी। विवेक ने जोर से सांस खींची। वो लड़की रुक गई। वो पलटी और विवेक को घूरने लगी। विवेक को लग रहा था उसका दिल फट जाएगा। तभी उस लड़की का मुंह भयानक रूप से लंबा खुलता गया और वो भयानक आवाज में चीखने लगी। वो चीख जो सिर्फ विवेक सुन सकता था और कोई नहीं। वो दोनों हाथों से अपना कान दबाकर जमीन पर बैठ गया। अचानक चीख रुक गई। वो लड़की गायब हो गई। विवेक उठकर खड़ा हुआ। वो पसीने में भीग चुका था। उसका दिल अभी पसलियों के नीचे धाड़ धाड़ बज रहा था। वो उस दीवार के पास पहुंचा। क्या ये कोई भयानक सपना था? वो सचमुच आई थी। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी, जहां वो लड़की कुछ खुरच रही थी। विवेक ने आगे बढ़कर गौर से वहां देखा और हड़बड़ा कर कई कदम पीछे आ गया। वो दहशत से दीवार को घूर रहा था, जहां लिखा था 3 दिन। इसका क्या मतलब था? और अचानक ही उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। 3:15 हो रहा था। इन सब का क्या मतलब है? और फिर उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे उसकी गर्दन के पीछे
कुछ रेंग रहा है। उसने पीछे हाथ मारा। धीरे धीरे रेंगने का यह एहसास पूरे शरीर में फैलने लगा। वो बेचैन हो गया। ऐसा लग रहा था चमड़ी के नीचे कुछ चल रहा हो। अचानक उसे बहुत गर्मी लगने लगी, मानो पूरा शरीर पिघल जाएगा। वही सब कुछ जो पहले मयंक और पूरब को भी हुआ था। क्या हो रहा है? वो हताशा से बुदबुदाया और इस क्या का जवाब सामने दीवार पर लिखा था।